अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ मैं हूँ आज 7 बजे में आसमा इकबाल। नाज़रीन, वही हुआ जिसका खदशा था। वो डोनाल्ड ट्रंप जो जंग मुखालिफ इंतखाबी नारों के साथ फ्लोरिडा से वाइट हाउस पहुंचे थे, जिनका हदफ अमरीकी मईशत और गैर कानूनी तारिकीन वतन थे, उन्हें बाअसर यहूदियों ने यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका ने ईरान की तीनों जौहरी तनसीबात को अपने B-2 बमबार तैयारों से हदफ बनाकर तल अबीब में थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट के नियॉन साइंस बोर्ड रोशन करवा लिए। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा और साथ ही साथ चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये जो मिडनाइट ऑपरेशन था, जिसे हैमर का नाम दिया गया था, इसकी तफसीलात बताते हुए कहा कि इसमें 7 B-2 बमबार तैयारों समेत 125 से ज़्यादा फौजी तैयारों ने हिस्सा लिया। इन हमलों के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा, उनका कहना यह था कि आज दुनिया 24 घंटों के मुकाबले में ज़्यादा महफूज हो चुकी है। क्या कहना था मार्को रूबियो का, आपको दिखाता। Playing games with Donald Trump, they made a huge mistake, and President Trump acted last night. And I think the world today is safer and more stable than it was 24 hours ago. And a bunch of these countries putting out statements condemning us privately, they all agree with us. अमरीकी वज़ीर दिफा ने भी दुनिया को धमकी आमेज लहजे में मुखातब करते हुए कहा कि दुनिया को अमरीकी सदर की बात सुनना होगी। ईरान के जौहरी अज़ाइम को खाक में मिला दिया गया है। इजराइल को तमाम इत्तेहादियों की हिमायत हासिल है। Last night on President Trump's orders, U.S. Central Command conducted a precision strike against 3 nuclear facilities in Iran in order to destroy or severely degrade Iran's nuclear program. It was an incredible and overwhelming success. I want to recognize the pilots who flew those bombers, who flew those fighters, who flew those refuelers, warriors. I want to recognize the sailors. I want to recognize our soldiers. Every American involved in this operation performed flawlessly. लेकिन नाज़रीन, क्या ईरान इन हमलों को खामोशी से पी सकता है? ईरान के पासदारान इनकलाब के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़कारी आज अमेरिका को ललकारते हुए कहते हैं कि अमेरिका बराह रास्त जंग में शामिल हो गया है। अब उसे ताकतवर टारगेटेड ऑपरेशंस, भारी अफसोसनाक और गैर मुतवक्के नताइज का सामना करना पड़ेगा। तर्जुमान ने अमरीकी सदर को मुखातब करते हुए कहा कि मिस्टर ट्रंप, ये जंग शुरू आपने की है, लेकिन इसे ख़त्म हम करेंगे। और आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईरान का रद्द अमल क्या होगा, वो क्या कर सकता है और क्या अरब ममालिक में अमरीकी मफादात उसका हदफ होंगे या तल अबीब ही उसके गज़ब का निशाना रहेगा। और ऐसे किसी रद्द अमल में उसके इत्तेहादी खासकर रूस का क्या किरदार होगा। और जैसा कि ट्रंप ने ईरानी क़यादत की तब्दीली का इशारा दिया है, ये पाकिस्तान के लिए किस हद तक अहम और किस हद तक ख़तरनाक है। ऐसे कुछ होने की सूरत में पाकिस्तान की सलामती को लाख खतरात में इजाफा नहीं होगा, ये बड़ा अहम सवाल है। और इन हमलों के लिए भारतीय फ़ज़ाई हुदूद से मिलने वाली सपोर्ट भी खासी मायनी खेस है। भारत ने इसकी तरदीद तो की है, लेकिन इसकी तरदीद तकनीकी बुनियादों पर ठहर नहीं पा रही है। ये सारे अहम सवालात, अहम मामलात हम आज के पैनल के सामने रखेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार काशिफ रफ़ीक साहब। आप देख सकते हैं उनके साथ ही इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं इफ्तिखार शराजी साहब। मुझे ज्वाइन किया है ज़मीर हैदर साहब ने, और हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं आज़म मलिक साहब, वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन किए हुए हैं। आप तमाम साहिबान का बहुत शुक्रिया। और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, और गुफ्तगू का आगाज़ ज़ाहिर है कि ईरान के मुमकिन रद्द-ए-अमल से हम कर रहे होंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे शराजी साहब जानना चाहूँगी कि अमेरिका के लिए जब बात की जाती है कि इज़राइल इतना अहम क्यों है, सारी की सारी दुनिया जो है अमेरिका के लिए वो इज़राइल ही क्यों है, और इन हमलों के बाद आप क्या ये नहीं समझते कि ये दुनिया महफूज होने की बजाय अब मज़ीद गैर महफूज हो गई है? इज़राइल के लिए सर कहीं ना कहीं ख़तरात बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा? इसमें तो कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया एक तरह से गैर महफूज होती जा रही है। एवरी पासिंग डे जो कुछ वहाँ पे हो रहा है उससे आलमी सतह पे एक ख़तरात जन्म ले रहे हैं, मईशत के लिए भी, और साथ में ये रूल्स ऑफ द गेम है जिसमें गोया कि किसी भी आलमी कवानीन को मलूज़ खातिर रखे बगैर जिस तरह का ये अमल वहाँ पे इकदाम वहाँ से उठाए जा रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में उससे तो दुनिया इंतहा दर्जे की गैर महफूज हो चुकी है। लेकिन जो आपने कहा कि इसराइल, यकीनी तौर पर इसराइल तो डे फर्स्ट से न सिर्फ यूरोप के ममालिक के लिए बल्कि अमेरिका के लिए बड़ा अहम रहा है। और फिर अब तो ख़ुद इसराइली लॉबी इतनी मजबूत लॉबी है ख़ुद अमेरिका के अंदर कि जो इस वक्त दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर सेट कर रहे हैं, तो डिक्टेशन वहाँ से आती है। और यही वजह है कि ट्रंप साहब के जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो अपने पहले 4 साल दौर इक़्तिदार में भी अमन की बात करते रहे, जंगों के ख़िलाफ़ थे। इवन के रिसेंट पास में जब पाकिस्तान और भारत के ख़िलाफ़ जंग बंद कराई तो उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा कि लेट्स स्टार्ट बिजनेस, लेट्स डू बिजनेस। तो गोया कि वो तो बिज़नेस को फोकस कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि मालिक आपस में कारोबार करें बजाय जंगे करने के। लेकिन वही ट्रंप साहब गोया कि अपने ही कहे पे 180 का शिफ्ट ले चुके हैं, और अब वो न सिर्फ उस जंग को सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि बरह रास्त उस जंग में शामिल हो चुके हैं। तो मेरा ख़्याल में
ईरान के ख़िलाफ़ जो इसराइल का मुकदमा इंतहा दर्जे का कमज़ोर है। गोया कि किसी भी इंटरनेशनल फोरम ने अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं की कि ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से मुतालिक है, और ना ही कोई ऐसे शवाहिद मिले हैं। बिल्कुल सिमिलर केस है जो इराक के ख़िलाफ़ था वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का, नहीं मिले, लेकिन बाद में 5 लाख लोगों का कत्लेआम करने के बाद बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर को सॉरी कहना पड़ा कि हमने गलती की वहाँ जाके। तो अब भी लग यही रहा है, लेकिन मेरा ख्याल में डिज़ाइन ये है कि इस खित्ते के अंदर इसराइल और अमरीकी मफादात के लिए जो भी ख़तरा मौजूद है, पहले मरहले में देखा गया कि शायद ईरान की प्रॉक्सीज़ वहाँ पे थी, वो यमन में थी, वो लबनान में थी, या इवन के हमास भी कहीं ना कहीं उनके सपोर्ट से एक एफर्ट कर रहा था, और फिर सीरिया के अंदर भी लगता था कि प्रो ईरान रजीम कायम है। तो वो ख़तरात तो उनके ख्याल में शायद ख़त्म कर दिए गए हैं। अब अमेरिका और इसराइल का ख्याल ये है कि जहाँ से ये ख़तरात ओरिजिनेट करते हैं वहाँ पे भी एक रजीम चेंज लाया जाए, और ख्याल ये था कि शायद 2-4 हफ्तों में इस काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन ईरान मुसलसल सरप्राइजेस दे रहा है। अगरचे कल रात गोया कि आपने देखा है कि इवन के जो अमेरिका के तैयारों ने वहाँ जाके बमबारी की है, लेकिन उसके बाद भी जो ईरान का दिफाई निज़ाम हो या ईरान का जो हमला करने की अहलियत है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुई। और इस दौरान पूरी दुनिया इस बात को लेकर तशवीश में मुब्तला है। सलामती कौंसिल के 3 इजलास हो चुके हैं। हाँ जी। अब तो आपने देखा है कि ईरान का वज़ीर ख़ारजा गोया कि पुतिन साहब से मुलाकात कर रहा है, अगरचे यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा भी ईरान को एंगेज कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी तक कुछ सेकंड थॉट नहीं लिया जा रहा। अगर सेकंड थॉट नहीं लिया जा रहा। आप शराय साहब मौजूद हैं, मैं दोबारा भी आपकी तरफ आऊँगी। आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान कहा कि ट्रंप जो हैं वो बड़ा खुल कर वाज़े तौर पर रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं। इसी सवाल को लेकर मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी ज़मीर साहब। ट्रंप को हम देख रहे हैं कि ईरान की मौजूदा क़यादत, वो कहते हैं कि ईरान को अजीम नहीं बना सकती, यानी वो बड़े खुले लफ्ज़ों में अब ईरानी क़यादत की तब्दीली की बात करते हुए हमें दिखाई देते हैं। सर आप ये फरमा दीजिएगा ज़मीर साहब, क्या वाक़तन ऐसा पॉसिबल है, और अगर ऐसा होता है तो ये पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है? मैं अब भारत और पाकिस्तान के जो मामलात हैं सर उस तनाजुर में ये पूछना चाह रही हूँ। देखें, पाकिस्तान और भारत के तनाजुर में तो हम बाद में बात करेंगे। अभी जो रजीम चेंज की आपने बात की वो इतना आसान नहीं है। आपको मालूम है 1979 का जो रेवोल्यूशन था, जिसको इस्लामिक रेवोल्यूशन का नाम दिया गया, और फिर इमाम खुमैनी आए, और फिर वो एक आज तक उस जैसा इस्तकबाल किसी का नहीं हुआ। उसको पकने में रेवोल्यूशन को कम अज़ कम 30-40 साल लगे थे। तो आप आज रजीम चेंज, ठीक है, मैं समझता हूँ कि आज लोग जो वेस्ट वर्ल्ड जो वर्ल्ड है उसके पास ताकत ज़्यादा है, वो ताकत के ज़ोर पर शायद रजीम चेंज करना चाहेंगे, लेकिन रजीम चेंज करने के साथ साथ उनको लोगों के दिल चेंज करना है। और लोगों का दिल जो है इस वक्त ईरान का, वो शायद ना ट्रंप के साथ है ना इसराइल के साथ है। और जिस प्रिंस को वो तैयार कर रहे हैं, प्रिंस रज़ा शाह पहलवी, वो 40 साल बाद अपने आप को बहुत समय रेलेवेंट है ईरान के लिए, और वो अभी भी अपनी कौम कहता है कि मेरे ईरानी, हालांकि अब उसका कोई ताल्लुक नहीं रहा इतने सालों में, ना उसके कोई ईरानी हैं वहाँ पे, ना वो क्लेम कर सकता है, लेकिन उसको शायद फूल्स पैराडाइज में रखा हुआ है अमरीकियों ने भी और इजराइलियों ने भी, कि जनाब आप ही हमारे बंदे हैं, आप नहीं जाके रजीम चेंज करेंगे, आपको बैठाएंगे और उसके बाद ईरान की तकदीर चेंज हो जाएगी। अब ईरान की तकदीर चेंज करने का तो जो पहले हमारे खदशात थे कि भाई ईरान शायद इतना दिफाई तौर पर मजबूत नहीं है, ईरान ने वो दिखाया कि वो अच्छा खासा दिफा कर सकता है अपना। और वो भी एक सरप्राइज़ था कि जिस तरह तेल अवीव पे जो उनका आयरन डोम जो है वो भी नाकाम हुआ, और जितना डिफेंस मैकेनिज्म था वो तबाह हुआ इजराइलियों का। और उसके बाद फिर वो बेबी की तरह रोना शुरू किया कि बाबा पाबा डोनाल्ड बाबा हमारी मदद करो। और फिर उसके बाद जो उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम दिया था, वो 3 दिन में उन्होंने वो जो है वो ब्रीच किया, अपने ही कहे हुए अल्फाज के वो एक और यू टर्न लिया। और उसके बाद उन्होंने जाके वो 3 न्यूक्लियर साइट्स पे जो उन्होंने क्लेम किया कि जी बहुत बड़ा मार्का मारा है, और उसके बाद फिर एक बाकायदा इसराइल को भी शय मिली। और अभी भी कहा यही जा रहा है कि बेसिकली इसराइल पीछे है, अमेरिकन जो हैं वो 100% सपोर्ट में है। अब अमेरिका में ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक अच्छा खासा एक आवाज़
बुलंद हो चुकी हुई है कि जनाब आप तो ड्यूरिंग योर कैंपेन टू दिस ऑफिस यू सेड कि यू वोंट बी गोइंग फॉर वॉर्स, यू वुड लाइक खत्म करेंगे इनफैक्ट अगर कहीं हैं भी तो जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं दुनिया में उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड यू आर नॉट अ वॉर मॉन्गर। लेकिन आपने देख लिया कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद यूक्रेन रशिया दोबारा गर्म हुआ, पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई जिसका वो क्रेडिट लेते हैं कि मैंने खत्म करवाई, गजा के ऊपर मजालिम और बढ़ गए, गजा पे मजालिम ज्यादा बढ़े और उसके बाद फिर अल्टीमेटली वो 60 दिन का जो अल्टीमेटम दिया हुआ था और 61st डे पे और उस वक्त अटैक किया जिस वक्त IAEA के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो ईरान में मौजूद थे जो कि कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग और देख रहे हैं कि जी वो अब ये जो है रजीम चेंज करना इतना आसान नहीं होगा। अब आपने बात की थी पाकिस्तान भारत के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। देखिए बात यह है कि अगर आप रेवोल्यूशन से पहले का टाइम देखें तो ईरान के साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। रज़ा शाह पहलवी जो शहनशाह थे ईरान के वो पाकिस्तान भी आते थे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ उनके बहुत अच्छे टर्म्स थे। फिर अगर किसी को भूल गया हो तो OIC जो हुई थी पहला समिट जो है वो एक जो था और पाकिस्तान उस वक्त इस्लाम का गढ़ बन गया था पहला समिट होने के बाद और उसके बाद फिर पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर भी बना और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान को किला डिक्लेयर किया गया कि जनाब अब ये पहला इस्लामी मुल्क है जो एक बाकायदा न्यूक्लियर पावर रखता है और लेकिन हम डिप्लोमेटिकली फेल होते रहे, कॉन्टिन्यूसली फेल होते रहे हैं, अमेरिका के साथ हाइज एंड लोज के साथ जाते रहे हैं और अभी जो हुआ है कि हाल ही में एक जो भारत को हमने शिकस्त दी उसके बाद हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो अमेरिका जाते हैं उनको बाकायदा मतलब इट्स अनप्रेसिडेंटेड कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने उनको वेलकम किया और ही सेड कि आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तानी पीपल और वो ये भी कह चुके हैं कि पाकिस्तानी पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। तो एक तो हम ये देख रहे हैं कि व्हाट एवर हैपन्स इन ईरान अमेरिका जो है इस वक्त वो एक पॉजिटिव लुक से पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। जो उसने एक मॉन्स्टर क्रिएट किया हुआ था इस खित्ते में टू कंटेन चाइना जिसको वो इंडिया कहते हैं नरेंद्र मोदी का इंडिया, वो शायद उनकी नज़र में अब जो है वो नीचे गिर गया क्योंकि वो जो उसके दावे थे वो पाकिस्तान ने तोड़ दिए, खत्म कर दिए। तो पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिकली मैं समझता हूँ कि एक तो ये कि इस्लाम का किला होना और फिर इस्लामी ममालिक का पाकिस्तान की तरफ देखना, ईरान का पाकिस्तान की तरफ देखना, ईरानियन पार्लियामेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने और फिर UN सिक्योरिटी काउंसिल में जितना ज़ोरदार पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है। हालिया अमेरिका के हमलों के बाद भी पाकिस्तान का बहुत ज़ोरदार मौक़िफ़ रहा और कंडेम किया। तो ये अब जो एवरी डे एवरी मिनट जो है मैं समझ रहा हूँ कि सूरत हाल बदल रही है और उस तरह पाकिस्तान को एडजस्ट करना पड़ेगा। रशिया एक ब्लॉक है, चाइना एक ब्लॉक है जो कि ईरान के पीछे खड़ा हुआ है। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा जो इस वक्त करीबी दोस्त है वो चाइना है और देखना यह है कि अगर अमेरिकन इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है पाकिस्तान में तो चाइना कैसे रिएक्ट करेगा, दैट वुड बी $1 मिलियन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम यकीनन आगे जाके डिस्कस कर रहे होंगे। मैं आजम साहब ये गुफ्तगू आपने सुनी ज़मीर साहब की, शराजी साहब की, मैं आपकी तरफ आऊँगी। मुझे ये बताइएगा कि माजी में हम देखते हैं अफगानिस्तान जैसा मुल्क हो, इराक हो या चाहे वो लिबिया हो, लेकिन उन पर हमलों के लिए अमेरिका ने हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा से रस्मी सही लेकिन मंजूरी कहीं ना कहीं ली थी। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं आज़म मलिक साहब की ये ज़हमत भी गवारा नहीं की गई है। यानी आज की महज़ब दुनिया में अब हम कह सकते हैं कि ये जो एक मुहावरा हम सुनते चले आ रहे थे कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, ये वाला कानून जो है ये अमेरिका अब राइज कर चुका है। सर मैं चाहूँगी कि ज़रूर इस पर आप कॉमेंट कीजिएगा और साथ में ज़मीर साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई है कि ये सारा जो रोल है पाकिस्तान का और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और इसको अमेरिका की तरफ से भी कहीं ना कहीं एडमिट किया गया, जिस तरह से हमारे बुलाया गया आर्मी चीफ को, फील्ड मार्शल साहब को वहाँ पर बुलाया गया और जो सारी गुफ्तगू हुई उसके बाद पाकिस्तान का जिस पर स्टैंड रहा है। तो मैं चाहूँगी कि चाइना इस सारी सिचुएशन को किस तरह से देख रहा है आज़म मलिक साहब, ये भी ज़रूर फरमाइएगा। जी बहुत शुक्रिया आसमा। देखें आपने सबसे पहले बात की UNO की, तो यूं लग रहा है जैसे हालिया कुछ दहाइयों के अंदर जो आलमी अमन के लिए जो खतरात बढ़े हैं वहाँ पे UNO का कोई खास किरदार नजर नहीं आता और वैसे भी यूं नजर आ रहा है जैसे UNO ताकतवर मुल्कों की लोंडी बन चुकी है, जो वो कहते हैं उसी चीज के ऊपर अमल दरामद किया जाता है। आपने देखा गुज़श्ता रोज कांग्रेस के अंदर भी ये आवाजें उठना शुरू हुई, कई सेंटर्स बनी सैंडर्स ने भी इसके ऊपर खिताब किया और कहा कि पहली दफा ऐसा हुआ है कि अमेरिकी सदर ने कांग्रेस से अप्रूवल के बगैर किसी दूसरी दुनिया
के मुल्क के अंदर जंग जो है वो उसका आगाज कर दिया है, और कांग्रेस को इस चीज का पता ही नहीं है कि अमेरिकी सदर ने अपने एग्जीक्यूटिव इख्तियारात की उसको पामाल किया है। देखिए, अमेरिका और ईरान के दरमियान जो कशीदगी है इस वक्त वो खतरनाक रुख इख्तियार कर चुकी है। आपने जैसे हैदी साहब ने बताया कि ट्रंप की जानब से ईरान में हुकूमत की जो तब्दीली का इशारा है, यूं लग रहा है कि जैसे बाअसर जो सुहूनी लॉबी है उसका दबाव वाशिंगटन को खुली जंग की तरफ आए रोज बढ़ता चला जा रहा है। ईरान मुमकिन तौर पर इसराइल, अमेरिकी अड्डों और खलीजी इत्तेहादियों को इस मौके पर निशाना बना सकता है। जैसे हमने पहले भी कहा कि उसकी जो प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह है, हौसी बागी है, हमास है, इससे अगर ये ऐसा होता है कि अमेरिकी अड्डों की तरफ जो खलीज ममालिक में हैं और अमेरिकी मुफादात के ऊपर अगर हमले किए जाते हैं, इससे पूरा खिता गैर मुस्तहकम हो सकता है। आपने कहा कि चीन कहाँ पे है, देखें यूं लग रहा है कि अभी तक की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है इसमें रूस और चीन इस तनाज़े में बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन यूं लग रहा है जैसे खामोशी से ईरान के करीब होते दिखाई दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये आलमी ताकतों के लिए एक नई सफबंदी का अंदिया है। इस मौका पर पाकिस्तान एक हसास मुकाम पर खड़ा नजर आता है। यूं लग रहा है जैसे यहाँ इस वक्त क़यादत को दानिशमंदाना, मुतवाज़न और मुहतात खारजा पॉलिसी की अशद ज़रूरत है, जिसका जिक्र हैदरी साहब ने भी किया। देखें आसमा, अगर ये कशीदगी मुकम्मल तौर पर जंग में बदल गई तो फिर ये कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। तेल की कीमतें हैं, दुनिया की मौशियत है और दुनिया की सलामती जो है उस पर तबाहकुन असरात मुरतब होंगे और आलमी अमन शदीद खतरे से दोचार हो जाएगा। ऐसी सूरत हाल के ऊपर मैं ये देख रहा हूँ कि जो ममालिक हैं जैसे पाकिस्तान है, चीन है और रूस है, वो बड़े दानिशमंदाना इक़दाम करते नजर आ रहे हैं। चूंकि जाहिर है ये नहीं हो सकता कि किसी मुल्क की अगर हमारे साथ किसी का बॉर्डर है, वहां पर जंग है तो हम भी उस जंग में कूद जाएं। तो बड़ी मुहतात और बड़ी मुतवाज़िन किस्म की पॉलिसी के साथ आगे बढ़ना होगा, ताकि जाहिर है इस वक्त यूं लग रहा है जैसे अमेरिका जो है वो शुतर बेमहार अपने 145 जहाजों के साथ उसने ईरान के ऊपर हमला किया। दूसरी तरफ ईरान अमेरिका की तारीख का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शराजी साहब भी बैठे हैं, बाकी साहिबान भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा अटैक था ये, सबसे बड़ा और कांग्रेस के बगैर सबसे बड़ा हमला है दूसरे मुल्क के ऊपर। देखिए, यहूदियों ने खींच लिया है वाशिंगटन को इस जंग के अंदर, और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में अगर अमेरिका ने दोबारा ईरान के ऊपर ऐसे ही हमले जारी रखे तो ये इलाका जो है स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो ईरान ने धमकी दे दी, अगर वो बंद होता है तो पाकिस्तान के ऊपर शदीद इसका इम्पैक्ट आएगा, बल्कि एशिया यूरोप तक इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर आखिरी बात, अगर अमेरिकी हमलों के ऊपर जो 3 उसने साइट्स के ऊपर हमला किया, अगर किसी भी जगह पर किसी भी जगह से ताबकारी मवाद खारिज होता है तो वो सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, पानी के रास्ते, फिजा के रास्ते, वो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होगा। और ऐसे में चाहिए कि जो दुनिया के बड़े ममालिक हैं, 5 बड़ी मौजतें हैं, वो बैठें और इस मसले को पुरअमल तौर पर हल करें ताकि दुनिया एक तीसरी जंग की तरफ ना बढ़े। लेकिन इसमें इतनी सीरियस एफर्ट्स हमें होती हुई दिखाई दे नहीं रही हैं। काशिफ साहब से इसकी वजह जान लेते हैं। काशिफ साहब, क्या वजह है? बहुत सारे लोगों ने, जब ये कहा जा रहा था कि इसराइल की और ईरान की इस जंग में अमेरिका शामिल हो सकता है, तो बहुत सारे ममालिक हमने देखा कि उन्होंने सालसी की पेशकश भी की, प्यूटन की तरफ से भी इवन कहा गया कि वो सालसी करा सकते हैं दोनों के दरमियान, लेकिन फिर अमेरिका को इसमें हमने देखा कि अमेरिका को कूदते हुए हमने इसके अंदर देखा, और फिर उसके नताइज क्या हो सकते हैं इस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन इन सब नताइज को होता हुआ सब देखते रहेंगे, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बड़े ममालिक जो हैं वो सर जोड़कर बैठेंगे और कुछ हो सकता है? या आपको लगता है काशिफ साहब कि अभी अरब स्प्रिंग की तरह कोई ना कोई मुहिम जो है वो कहीं पर चलाई जा सकती है? क्योंकि ईरान के अंदर से भी हम देख रहे हैं कि बेशक उनके सुप्रीम लीडरों कहीं ना कहीं उनको लेकर भी ईरान के अंदर भी हमें बहुत दफ़ा मज़ामत होती हुई दिखाई दी है, और जब हम रिजीम चेंज की बात करते हैं तो इसको एक वो बनाकर अमेरिका जो ऐसे फ़ायदा उठाते हुए उसको सहल रहेगा कहीं ना कहीं ये करना। काशिफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब हम चेंज ऑफ रजीम की बात करते हैं तो चेंज ऑफ रजीम के 2 मुहरिकात हैं जो सामने आए। तो चेंज ऑफ रजीम के ऊपर ना आप ज़ोर लगा सकते हैं और कोई बाहर से पुश करके आप चेंज ऑफ रजीम पे लेके जा सकते हैं। एक तो ये है कि या तो मुल्क के अंदर कोई खिलफिशार हो, कोई अंदरूनी खाना जंगी हो। जिस तरीके से हम शाम की बात करते हैं, शाम के अंदर जो है वो एक ऐसा मामला था कि वहाँ पर आपस में तनाज़ा था, अंदरूनी लड़ाई हो रही थी। ईरान में ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। दूसरी बात यह कि आप जिसको चेंज ऑफ रजीम में लेके आना चाहते हैं, क्या वहाँ पर कोई
जो मुतबादल पॉलिटिकल सिस्टम मौजूद है जिसको जो आगे नहीं आने दिया जा रहा और जिसको पुश लगे और वो पॉलिटिकल रजीम जो से आगे बरसर इक़्तिदार हो जाए, ऐसा भी बाज़ाहिर सामने नहीं आता। तीसरी बात यह कि इस खित्ते की एक हिस्ट्री है कि किसी भी बड़े तनाज़े में जब बाहर से एक हमलावर हुआ हो तो कोई भी शख्स जो है वो अपनी मौजूदा क़यादत के अगेंस्ट जाके चेंज ऑफ रजीम का हिस्सा नहीं बना करता। चेंज ऑफ रजीम को आप ग्रेजुअली चीज़ों को मूव ऑन करवा सकते हैं और उसके ऊपर लेके जा सकते हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये जो मामला था, ये चेंज ऑफ रजीम का फार्मूला अडॉप्ट करके ही इसराइल ने ईरान पे जाहरियत मुसल्लत की। देखिए, ईरान ने इनिशिएटिव नहीं लिया, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जाहरियत मुसल्लत की। अब उस जाहरियत के जवाब में मैं यहाँ एक सेकंड आपको रोक सकती हूँ काशिफ साहब, भारत की आपने बात की है, ज़रूर आप अपना तबसरा ज़रूर प्लीज़ जारी रखिएगा, अपना तज्जिया, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि भारत की जानिब से ये जो एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है काशिफ साहब कि ट्रंप ने हमलों के लिए पाकिस्तान से मदद मांगी है, जबकि रिपोर्ट्स उल्टा ये आ रही है कि अमेरिका ने भारतीय फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल किए हैं इस अटैक के लिए, गोके इसकी नई दिल्ली ने तरदीद कर दी है। लेकिन क्या ये तरदीद जो है काशिफ साहब ये काबिल एतबार है? क्योंकि हम जानते हैं कि तेहरान में मोसाद की जो ड्रोन लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो भी पकड़ी गई हैं, भारत के मुलव्वस होने की खबरें उसमें आ रही हैं। भारत का आपने जिक्र किया तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर ये आपसे पूछ लूँ। देखिए, भारत का ईरान के साथ बहुत सारे मुआहदे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट है, 4 बार बंदरगाह उन्होंने ली हुई थी, हर चीज़ है। लेकिन असल मसला ये भारत का इशू क्या है, भारत हर वो मौका कोशिश करता है उसको प्रोपेगेंडे के तौर पे, टूल के तौर पे इस्तेमाल करें कि किसी तरीके से पाकिस्तान की अमेरिका के साथ जो एक अलाइनमेंट हुई है, भारत को पसे पुश रख के उसके ऊपर दरार पड़ सके। और इसी तनाजुर में जो है वो विदाउट फैक्ट चेक हर किस्म की जो है वो प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता है और फिर पाकिस्तान में उसको ब्लो अप करवाया जाता है ताकि चीज़ों को जो है वो डाइवर्सिफाई किया जा सके। सवाल ये है कि ऐसी क्या सिचुएशन थी कि रातों रात उस अमेरिका जिसने खुद कहा कि 2 हफ्ते के लिए हमला मौखर कर दिया गया, क्या ऐसी आफत आन पड़ी कि रातों रात उनको ईरान के ऊपर अटैक करना पड़ा कांग्रेस की मंजूरी के बगैर? असल मामला यह है कि इसराइल का दिफा ज़मीन बोस हो चुका, इसराइल की दिफाई मित ख़त्म हो चुकी। अब इसराइल की जंग को रोकने के लिए पहले धमकी दी गई, धमकी नहीं तो फिर अटैक कर दिया गया कि किसी सूरत ईरान जो है वो मुज़ाकरात पे आए। जिस दिन ये पहले दिन जारियत मुसल्लत की गई इसराइल की तरफ से ईरान के ऊपर, मैं उस दिन भी ये कह रहा था और आज भी बयान आप देख लीजिए, इतना कुछ होने के बावजूद कि जंग ख़त्म करने का इख्तियार ईरान के पास है, उसको कैसे लेके जाना और कैसे नहीं लेके जाना। पुतिन की तरफ से वाज़ेह तौर पर बयान आ गया कि वो रूस ईरानी अवाम की सपोर्ट करने के लिए तैयार है, दरपर्दा चीन भी सपोर्ट करेगा। इसराइल को यहाँ पे रोकना मिडल ईस्ट की भी ज़रूरत है, पाकिस्तान की भी ज़रूरत है, रूस और चाइना की भी ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान की तरह ईरान को खींच खांच के ईरान में लाया गया, जिस तरह अमेरिका को अफ़गानिस्तान में धूल चाटनी पड़ी है, यहाँ से भी ईरान को कोई अच्छा वो नहीं मिलेगा कोई। और ये यकीनी तौर पे कोशिश होगी और चाइना से रब्ता भी हुआ है कि किसी तरीके से ईरान को इस बात पे राज़ी किया जाए कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पे आ जाए। लेकिन आज की डेट तक तो ईरान मुज़ाकरात के हक़ में नहीं है और ना ही इस जंग को ख़त्म करने के हक़ में बहुत जल्दी। चलिए मुख्तसरन सबसे पूछ लेते हैं, बाकी भी इफ्तिखार साहब, आपको लगता है कि अभी भी बॉल जो है वो ईरान ही की कोर्ट में है? लाइक आपको लगता है कि पूछा गया है उससे या उसके पास ये ऑप्शन है कि वो इस जंग को किसी तौर ख़त्म कर सके? सर हाँ या ना में, बिकॉज मुझे ब्रेक लेनी है उसके बाद। देखिए, मेरा ख्याल में जंग का ख़त्म करने का इख्तियार ईरान के पास तो नहीं है, ठीक हो गया, रहेगा अमेरिका के पास। ज़मीर साहब, देखिए, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं ज़रा क्विकली एक बात करूंगा कि जो रजीम चेंज की बात कर रही है और कि जिस तरह आपने कहा कि शायद कुछ थोड़ी ऐसी फोर्सेस हैं ईरान के अंदर जो कि भी रजीम चेंज को फेवर कर सकती है, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग इम्प्लीकेशन रखेगा। एक पॉइंट से ठीक हो गया, सिस्तान जो है जो कि बलूचिस्तान के साथ है, जिसमें ईरानियन बलोच की मेजॉरिटी है, जी जी, वो वहां पे अगर आपको मालूम हो कि मोसाद और रॉ का जो नेक्सस नजर आया है, वहां पे ये नजर आ रहा था कि जी इस रजीम चेंज के बाद एक लार्जर बलूचिस्तान बनेगा, जो कि हमारे भी जो कि रॉ के हाथ बिके हुए हैं, मोसाद के हाथ बिके हुए हैं, बहुत से ऐसे जो आपको मालूम है उनका मैं क्या नाम लूं, जो कि इंडिया में बैठ के ट्रेनिंग्स लेते हैं और फिर यहाँ आके कार्रवाइयाँ करते हैं। तो ये एक लार्जर प्लान है कि अगर रजीम चेंज होने जाती है तो उसमें ये जो खित्ता है उसको ये एक एडवांटेज देने की भी बात हो रही है। उसके साथ एक बहुत बड़ी कोस्टल लाइन है,
ठीक है। कितनी सारी पोर्ट्स उस पे आती हैं, तो ये एक हमारे लिए बड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है इस चीज से अलाइव है, पाकिस्तान इज अलाइव टू दिस फैक्ट एज वेल कि इफ देयर इज अ रेजिम चेंज देन व्हाट वुड हैव इट्स इम्पैक्ट ऑन बलूचिस्तान। तो वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आजम साहब, हाँ या ना में मैं आपसे जवाब चाहूंगी, आपको लगता है कि अभी भी ईरान अगर चाहे तो ये सारा मसला कहीं ना कहीं एक फोन कॉल पर या थोड़ी बहुत बातचीत से हल हो सकता है? अभी भी उस नहज पे है मामलात? इसमें ऐसा नहीं है, जंग खत्म करने या ना करने का मुकम्मल इख्तियार सिर्फ ईरान के पास नहीं है। ये एक मल्टी स्टेक होल्डर तनाज़ा है जिसमें कई ताकतें शामिल हैं और हर फरीक के पास अपने सियासी, मुआशी और की मफादात वाबस्ता हैं। इसलिए ये फैसला अब किसी एक मुल्क के हाथ में नहीं है। ठीक है, किसी एक मुल्क के हाथ में अब ये फैसला नहीं है। और जब किसी एक मुल्क या बहुत सारे ममालिक की बात हो रही है तो हम देख रहे हैं कि इस जंग से बहुत सारे ममालिक जो हैं, जिस तरह से अभी ज़मीर हैदर साहब फरमा रहे थे, वो मुतासिर भी हो सकते हैं और वो इससे परेशान भी हैं। उसकी एक अहम वजह ये है कि ईरान की जानिब से समंदरी तिजारती रास्ता जो है आबदाए हरमस, उसको बंद किए जाने की धमकी दे दी गई है। इस धमकी से ज़ाहिर है कि आलमी तिजारत में एक बहुत बड़ा भौचाल आ सकता है और ये भौचाल आता हुआ हम देख भी रहे हैं। इसी भौचाल के हवाले से, इसी सिचुएशन, सूरत हाल के हवाले से हम बात करेंगे जी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अब नायर हरमस को बंद करने की धमकी की बात करेंगे जो ईरान की तरफ से दी गई है और इस धमकी के साथ ही हम देख रहे हैं कि आलमी तिजारत में भौचाल आ गया है। आलमी मंडी में दौरान ट्रेडिंग खाम तेल तकरीबन $80 जबकि आलमी गैस की कीमत में $3.90 का इजाफा हुआ है। अमरीकी तवानाई इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक रोजाना 20 मिलियन बैरल तेल जो आलमी खपत का 20% है इस 33 किलोमीटर वसी समंदरी गुजरगाह से आता जाता है। ईरान की धमकी से दुनिया एक बड़े आलमी बहरान के दहाने पर आ गई है। मीडिया कहता है कि 20 लाख बैरल खाम तेल लेकर जाने वाला जो 2 सुपर ऑयल टैंकर्स हैं उन्होंने आबनाए हरमस में अपना रास्ता बदल लिया है। माहिरीन कह रहे हैं कि अगर इस रास्ते में कोई रुकावट आई तो ये तेल की कीमतें आसमान को छूने लग जाएंगी, मईशतें गैर मुस्तहकम हो जाएंगी और एक नया तवानाई बहरान जन्म लेगा। ईरान की धमकी के बाद अमेरिका ने चीन से मदद की अपील की है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा कि मैं चीनी हुकूमत से अपील करता हूं कि वो इस मामले में ईरान से बात करें। अब यहाँ सवाल यह है नाज़रीन कि ईरान की इस धमकी से अमेरिका इतना परेशान क्यों है कि वो चीन से मदद मांग रहा है? क्या अमेरिका और यूरोप को इस खतरे का अंदाज़ा नहीं था? फिर आबनाए हरमस की जब हम बात करते हैं तो इसकी बंदिश से पाकिस्तान किस हद तक मुतासिर होगा और ईरान को ट्रेड वे की बंदिश से क्या हासिल होगा? ये सारे अहम सवालात हैं, अपने पैनल के सामने रखते हैं। शराजी साहब, अब ये फरमा दीजिएगा कि क्या ईरान के लिए आबनाए हरमस की बंदिश का फ़ैसला जो है वो इतना इजी होगा? क्योंकि ये बहुत इंतहाई फ़ैसला जिसे कहा जाता है, ये उस तरह का एक फ़ैसला है, जबकि हम ये जानते हैं कि इसका इत्तेहादी चीन भी इससे मुतासिर हो रहा होगा, खुद ईरान भी मुतासिर हो रहा होगा। ज़ाहिर है कि इसकी ज़्यादातर जो दरामदात हैं, बरामदात हैं सर, वो भी तो इसी रास्ते से हो रही होती है ना इफ्तिखार साहब? तो कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता। तो जो मुल्क अगर मरने जा रहा है तो आपका क्या ख्याल है कि फिर हम तो डूबे हैं सनम? तो नहीं, ये तो जाहिर सी बात है, जंग में तो फिर एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। तो फिर जब अब जंग हो रही है और जंग में जब आपका फ़रीक मुखालिफ तमाम आलमी असूलों को बालाए ताक रख के आपके पुरअमन प्रोग्राम को, आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, आपकी सिविल इंस्टॉलेशंस को भी निशाना बनाए, तो आपके बारे में ये कहा जाए कि नहीं, आप तो आलमी असूलों को मद्देनज़र रखते हुए खामोश रहें और इस जुल्म को सहते रहें, तो ये नहीं होता मेरे ख़्याल में। क्योंकि इस वक्त एक इम्बैलेंस तो नज़र आ रहा है ना, में एक फ़ौजी तवाज़ुन, अदम तवाज़ुन तो है। एक तरफ अमेरिका और फिर इसराइल जैसा मुल्क जिनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट वेपनरी है, और दूसरी तरफ एक ऐसा मुल्क जिसके ऊपर पिछले 45 साल से सैंक्शंस हैं। वो तो अपने लिए अद्वियात नहीं ख़रीद सकता, वो किसी के साथ बैंकिंग नहीं कर सकता, उनके पास गोया कि मुसाफिर तैयारे जदीद नहीं हैं, तो वो मुल्क तो रिसीविंग एंड पर ना इस वक्त। तो जाहिर सी बात है अब जो ख़तरा सबसे बड़ा हो रहा है कि फ़िज़ाई ऑपरेशन ज़्यादा देर तक तो नहीं, क्योंकि उससे आप गोल अचीव नहीं कर सकते ना। आप जहाज़ों के ज़रिए आएंगे, टारगेट्स को हिट करेंगे, लेकिन आप उस मुल्क को फ़तह नहीं कर सकते। लामहला तौर पे आपको ग्राउंड पे आना पड़ेगा। और अमेरिका हो या इसराइल, जब वो ग्राउंड पे आना चाहेंगे तो यकीनी तौर पे उनको ईरान की ज़मीन बड़ी गर्म मिलेगी एक तरह से। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप फ्री वॉक होगी, आपको स्काइज आपके लिए ओपन है बट ग्राउंड आपके लिए ओपन नहीं है। और मेरा ख्याल में ईरान इसी बात का इंतज़ार कर रहा है कि जब ये एग्जॉस्ट कर जाएंगे, जब इनको लगेगा कि फ़िज़ाई हमारे ऑपरेशन, हमारे
मकासद हासिल नहीं कर रहे तो फिर ग्राउंड पे आना पड़ेगा। ठीक हो तो जब गया। आएंगे तो फिर जाहिर सी बात है वहाँ पे मुकाबला होगा, और मेरा ख्याल में वो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ हो या फिर इवन के इस खित्ते के अंदर अमेरिका के जितने भी फौजी अड्डे हैं वो सब ईरान के निशाने पे होंगे। और हम तो ये कह रहे हैं ना कि आपने गाज़ा की नाकाबंदी की है आसमां, और वहाँ पे आप हमास को मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट नहीं कर सके, जिनके पास कुछ भी नहीं, गुलेले हैं उनके पास और छोटा मोटा असला है। ईरान तो एक बाकायदा मुल्क है जिसकी सरहदें कुछ और ममालिक के साथ भी लगती हैं, बिल्कुल। जो कहीं ना कहीं से कुछ मदद भी ले सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो थ्रेट किया है बड़ा सीरियस है, इससे आलमी तिजारत भी बड़ी मुतासर ठीक हो होगी गया। और साथ पे यकीनी तौर पे अमेरिका के लिए भी बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी। लेकिन अमेरिका ऐसा मानता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ज़मीर हैदर साहब, सर मार्को रूबियो ही कहते हैं कि अमेरिका के पास आबनाए हरमुज़ की बंदिश का मुकाबला करने के लिए दीगर बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। सर ये क्या ऑप्शंस हैं? क्या अमेरिका एक बार फिर ताकत के इस्तेमाल की बात कर रहा है, या हम ये समझें कि वो वेनेजुएला की पाबंदियां कम करके मार्केट में तेल की सप्लाई बढ़ाने की बात कर रहा है? किस जानिब वो इशारा करना चाह रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं ये बात करूंगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का वो कहते हैं, मार्को रूबियो कह रहे हैं कि जी वो नहीं बंद कर सकेंगे, लेकिन इनको ये आइडिया नहीं है कि अभी तो शाही साहब ने बात की कि स्पेस की, एयर स्पेस की बात की, फिर फुट की बात की, लेकिन आप अंडरग्राउंड, अंडर वाटर ईरानियन स्ट्रेंथ अभी वो हमने कहीं नहीं देखी है, नज़र नहीं आई है। वो भी शायद आप लोगों को आने वाले वक्त में नज़र आएगी, क्योंकि उनके भी मिसाइल सिस्टम ऐसे हैं जो कि अंडर वाटर हैं, जहाँ पे वो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद करने का कह रहे हैं तो फिर वो बंद करके दिखा सकते हैं, वो कैपेबिलिटी है। लेकिन इसका नुकसान सबसे बड़ा किसको होगा? डेवलपिंग वर्ल्ड को, डेवलप्ड वर्ल्ड को, डेवलपिंग इकोनॉमीज को, डेवलप्ड इकोनॉमीज को। क्योंकि आज एज वी स्पीक आसमा, डॉलर जो बैरल ब्रेंट की कीमत है, ब्रेंट जो इसको खाम तेल की है, वो $73.11 पर बैरल है। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हो जाती है तो जो तेल के मेजर सप्लाई कंट्रीज़ हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया है, ईरान खुद है, कुवैत है, कतर है, यूएई है, इन सब यहाँ से सप्लाई बंद होगी। तो आप इमेजिन करें कि $200 पर बैरल अगर कीमत चली जाती है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद कर जाती है, तो उसका बेनिफिट कौन करेगा? दुनिया तो नुकसान में आएगी आएगी। आपको आपके मुल्क में अभी पेट्रोल इतना महंगा है, तो खुदा ना खासा अगर ये हो जाता है तो आपको 400 रुपए फी लीटर अगर पेट्रोल लेना पड़ गया तो क्या करेंगे? आपका इन्फ्लेशन कहां पे जाएगा ये आप सोच भी नहीं सकते। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ, नॉट ओनली फॉर द डेवलपिंग इकोनॉमीज बट वुड बी टफ फॉर द डेवलप्ड इकोनॉमीज एज वेल, क्योंकि यूरोप पहले ही इन्फ्लेशन के उसमें है, एनर्जी क्राइसिस में है। तो ये एनर्जी की मूवमेंट जिसमें एलपीजी, एलएनजी भी है, सिर्फ तेल नहीं है, खाम तेल नहीं है, इसमें ये डीजल भी है, इसमें एलएनजी भी है, एलपीजी भी है, तो ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंपैक्ट आएगा वर्ल्ड ओवर। एक चीज तो ये है। दूसरा, ये जो आपने सवाल किया था कि ये क्या कैपेबिलिटी, सॉरी मैं सवाल आपका थोड़ा भूल गया दूसरा। मैं ये पूछना चाह रही थी कि उन्होंने कहा कि जी वो ऐसा नहीं करेगा, और अगर वो ऐसा करता है तो हमारे पास और ऑप्शंस हैं। वो तो देख लेना। हाँ, ताकत का इस्तेमाल है, ऑप्शंस वो जो आपने बात की वेनेजुएला का चैनल, देखें इस पे फिर अगेन बेनिफिट कौन करेगा? अमेरिकी तेल जो है वो बड़े आराम से इन सारे ममालिक में पहुंचेगा, और वो जो है वो मुंह मांगी कीमत मांगेगा और वो उसमें पैसा बनाएगा। तो देखिए कितना बड़ा ये एक वो सर्कल बन जाएगा कि जी जहां से अमेरिका शुरू करता है एक चीज को नुकसान पहुंचा के, वहीं पर आके वो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बन जाता है, पैसा कमाता है। अभी देखें वो जहां पे जंगे, आज से नहीं पिछली आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि अमेरिका जंगे क्यों चाहता था, क्योंकि उनके वेपन्स बिकते थे। वो सारे वेपन्स बेचते थे, चाहे वो F-16 हो, चाहे F-35 हो, या कोई और भी हो। तो ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, आर्म्स की बहुत बड़ी एक इकोनॉमी है, आर्म्स डील्स की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स के किकबैक्स होते हैं। तो ये हमने देखा है कि अमेरिकन स्पॉन्सर्ड वॉर्स हैव ऑलवेज बेनिफिटेड अमेरिकन बिजनेसमैन, एंड दैट इज आल्सो। और इसमें भी आप समझते हैं कि अमेरिका ही का कहीं ना कहीं फायदा हो रहा होगा। किस तरह से होगा ये बड़ा आपने डिटेल में बताया, लेकिन साथ ही साथ आजम मलिक साहब, ज़मीर हैदर साहब ने यह भी फरमाया है कि पाकिस्तान जो है वो भी शदीद मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल होगा, क्योंकि हम अपनी ज़रूरियात का तकरीबन 80% जो है, आज़म साहब तेल की जब हम बात करते हैं तो तकरीबन 80% तेल जो है हम दरामद कर रहे हैं, जिसका बड़ा हिस्सा हम जानते हैं जिन खलीजी ममालिक के अभी ज़मीर हैदर साहब ने नाम लिए हैं उन्हीं से आता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है आज़म साहब, जिसकी जानिब अभी ज़मीर हैदर साहब ने इशारा किया, तो पाकिस्तान के पास फिर क्या स्ट्रैटेजी है
सारी सिचुएशन को संभालने के लिए, बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड कि जी 400 रुपए लीटर तक पेट्रोल की कीमतें चली जाए और महंगाई के मारे हुए आवाम जो है, हम लोग जो है वो और पिस के रह जाएं। आजम देखिए आसमा, ईरान की जानिब से जो आपना हर्मुज़ को बंद करने का फैसला है, ये आलमी सतह पर एक मौशी और जोग्राफियाई बुरहान को जो बहरान है उसे जन्म दे सकता है। मेरा ज़ाती ये मानना है। ये आप जैसे आपने खुद भी बताया कि अभी गुजरगाह तकरीबन दुनिया की 20% तेल की तरसील का मरकज है। हाँ जी। इसकी बंदिश से जो है वो आलमी मंडी में तेल की कीमतें आसमान तक ऑब्वियसली पहुंचेंगी। आप लोगों ने इसके ऊपर बड़ी अच्छी रोशनी डाली। देखिए पाकिस्तान का आपने जिक्र किया, पाकिस्तान के लिए बड़ी नाजुक सूरत हाल है। एक जानब ईरान हमसाया और मजहबी तजारती रिश्तेदार है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की मौशियत खलीजी ममालिक के साथ जुड़ी हुई है, जहाँ से हमें रेमिटेंस आते हैं, जहाँ से हमारा सारा 80% जो तेल है वो पाकिस्तान पहुँचता है। और तेल की कीमतों में इजाफे से हमारी जो मुल्की दरामदी बिल है, महंगाई और करेंसी वो शदीद दबाव में आ सकते हैं, जिसके निपटने के लिए हमारे पास कोई सूरत हाल नहीं है। आपने एक और बात की थी कि अमेरिका इससे कैसे फ़ायदा उठा सकता है। देखें, अमेरिका अगर स्टेट ऑफ हर्मस आपने हर्मस अगर बंद होता है, ईरान इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर देता है, तो अमेरिका इस बहरान से मेरे ख्याल के मुताबिक सफारती फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। अब वो खलीजी ममालिक को मजीद अपना असला और फौजी तहफ़्फ़ुज़ का मोहताज बनाएगा और इन ममालिक को ये बताएगा कि ईरानी हुकूमत जो है वो दुनिया की मौशियत के लिए ख़तरा है, इसलिए वो अपना तेल और असला बेचेगा। मुमकिन तौर पर मुझे यूँ लगता है कि अगर ऐसा फैसला होता है ईरान की जानिब से, तो चीन और भारत जैसे जो खरीदार हैं उनको मुतबादिल सप्लाई के वादे देकर अपनी तवानाई के अमेरिका जो है अपनी बरामदात में इजाफा कर सकता है। मुख्तसर अगर बात की जाए आसमा, आबनाए हरमज़ की जो बंदिश है वो सिर्फ तेल का मसला नहीं है, बल्कि एक आलमी तज़वराती बहरान है जिसमें पाकिस्तान को नहायत होशियारी, गैर जानबदारी और सफारती तवाज़ुन के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारी मौशियत पहले ही बहुत वीकेंड पे चल रही है और अगर हमने अपनी मौशियत को संभाला नहीं कोई ऐसी चीज़ जो है वो अफोर्ड नहीं करते हैं। मैं आपकी इजाज़त से आज़म साहब काशिफ साहब की तरफ बढ़ूंगी। काशिफ साहब, ये जब हम हरमज़ की बंदिश की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि इससे यूरोप की सनतें जो हैं वो दरहम बरहम होकर रह जाएंगी। तो क्या आप ये समझते हैं कि अब ये सारे ममालिक जो हैं इस धमकी के बाद ईरान को ऐसा करने से रोक सकेंगे, और अगर रोकते हैं तो किस शर्त पर? क्या वो ऐसी सिचुएशन होगी कि ईरान मान जाए कि ओके फाइन, आई एम नॉट गोना डू दिस, लेकिन उसके लिए फिर आपको ये करना होगा? वो क्या शर्त हो सकती है जो ईरान की तरफ से रखी जा सकती है, या वो क्या ऑफर हो सकती है जो ये यूरोपीय ममालिक जो है ये ईरान के सामने रख सकते हैं? काशिफ साहब देखें, ये तमाम यूरोपीय ममालिक हों या अमेरिका भी चीन से राब्ते में है कि ईरान को इस तरह के जो एक्सट्रीम स्टेप हैं उठाने से रोका जाए या उसका कोई मिड वे सोल्यूशन निकाला जाए। तो ये तमाम के तमाम ममालिक राब्ता तो ईरान से कर रहे हैं ना, और ईरान से इसलिए राब्ता कर रहे हैं कि वो अपना इस डिसीजन को रिव्यू करे और उसके बदले में हम जंग बंदी करने को भी तैयार हैं और उसके बाद हम मुज़ाकरात करने को भी तैयार हैं, हम टेबल बैठने को भी तैयार हैं। तो ये मेरा वो आर्गूमेंट यही है कि आपने बहरहाल गुफ्तगू तो ईरान से करनी है कि ईरान जब तय करेगा कि ठीक है मैं अपने सारे इक़दाम जो एक्सट्रीम मेजर्स है उसको रिव्यू करने को तैयार हूँ, तो फिर उसमें चीन हो, यूरोप के ममालिक हो या अमेरिका हो, उसे तो ईरान से बात करनी है। ईरान ने एग्री करना है टेबल पर बैठना, तो ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी ना। अब ईरान के पास ऑप्शन क्या है? ईरान के पास रशिया का ऑप्शन मौजूद है, चीन का ऑप्शन मौजूद है, और दूसरी बात यह कि आप इस बात को देखिए कि जिस इसराइल के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो बिल्कुल दिफाई एतबार से बहुत सॉलिड है और उसको कोई चूं भी नहीं कर सकता, उस इसराइल को 2 साल से हमास के निहत्ते लोगों ने, जिनके पास कोई इतना असला नहीं है, जो शाही साहब कह रहे थे, आज तक वो उनसे अपने मगवी बाजियाब नहीं करा सके, और वो इसराइल जो है ईरान को फतह करेगा और अमेरिका और इसराइल जो है वो अपने फौजी ग्राउंड पे ईरान को फतह करने के लिए भेजेंगे। ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वो तो इस चक्कर में है कि किसी तरीके से ईरान किसी शर्त पे आके टेबल पे बैठ जाए, और ये धमकी थी, जो आखिरी काम था अमेरिका ने वो कर लिया, कर गुजरा, और उसके बाद अमेरिका ने ये कहा कि हमारे ऊपर अगर अटैक हुआ तो इसका शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। जब आप इस तरह की बढ़ के मारते हैं तो आपको कोई ना कोई खदशा मौजूद होता है। उनके कतर में रहने वाले जो अमरीकी शहरी हैं उनको एडवाइजरी जारी कर दी गई, मशरिक वुस्ता में अड्डे खाली कर लिए गए। सो मैं इस बात पे कन्विंस हूं कि ईरान देखें, ईरान से आपने टेबल टॉक पे लाने के लिए, और ईरान अपने मैक्सिमम ऑप्शन इस्तेमाल कर रहा है। और मैं ये समझता हूं कि ईरान ने अभी इस तमाम तर बम्बार्डमेंट के बावजूद अभी तक ईरान गिव अप नहीं हुआ, उसके मिसाइल्स जा रहे हैं और इसराइल को निशाना तवातर से बना रहा है। और मैं आपको बताऊं कि अगर 15 दिन मजीद ईरान इसी रविश पे रहा तो आप देखिएगा, ये तो नहीं मुझे पता कि ईरान के अंदर चेंज ऑफ रजीम होगा कि नहीं होगा, मैं कन्विंस हूं नहीं होगा। मुझे लगता है इसराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ ब्लो अप हो जाएगा।
ठीक हो गया। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू हम कर रहे हैं जी ईरान इसराइल तनाज़े को लेकर और किस तरह से भारत जो है वो इसमें पाकिस्तान को घसीटने की कोशिश कर रहा है। ये सारे मामला जो पाकिस्तान से जुड़े हैं इस जंग को लेकर, अमेरिका को लेकर, उसी सिलसिले में आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का आम इजलास हुआ है। इसका एलामिया भी आ चुका है, इसको हम डिस्कस करेंगे। कुछ और चीज़ें भी हैं, ख़ासतौर पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कौमी असम्बली में जो खिताब किया है वो भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे होंगे। ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक जी। आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ है। इस इजलास में मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, वफाकी वज़रा और मुतल्लिक़ा हुकाम ने शिरकत की। ये जो इजलास है इसमें इसराइल ईरान जंग से पैदा जो सूरत हाल है, बिलखुसूस खित्ते की जो सूरत हाल है उस पर पड़ने वाले असरात पर गौर किया गया। इस अहम खबर के साथ दूसरी अहम खबर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की है, जो कौमी असम्बली में गरजते बरसते दिखाई दिए। उन्होंने सिंध तास मुआहदे की बात की और उसकी मौतरी पर मोदी हुकूमत की हटधर्मी को खुले लफ्जों में ऐलान जंग करार दिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि भारत के लिए दो ऑप्शंस हैं, सिंध तास मुआहदा मान ले और अगर नहीं मानता, डैम्स या कैनाल निकालता है तो पाकिस्तान जंग करेगा, जिसके बाद 6 के 6 दरिया पाकिस्तान को दिलवा दिए जाएंगे। नाज़रीन, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा करते हुए बिलावल का कहना था कि हमारे खित्ते में भी नेतन्याहू की एक सस्ती कॉपी मौजूद है जो जंगी जनून में मुब्तला है और खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। उन्होंने कहा कि हम भारत के अवाम के फ़ायदे की जंग भी लड़ रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक इंटरव्यू में नाज़रीन कहा था कि भारत पाकिस्तान के साथ सिंध तास मुआहदा कभी बहाल नहीं करेगा और पाकिस्तान का पानी नहर बनाकर राजस्थान ले जाएगा। सिचुएशन अब किस तरफ हमें जाती हुई दिखाई दे रही है, इस पे हम बात कर लेते हैं। शराजी साहब, मैं आप ही की तरफ आऊँगी। सर, पहले तो अमित शाह की मेरे ख्याल में बात कर लेते हैं। ये जो सिंध तास मुआहदा मुअत्तल रखने की उन्होंने हटधर्मी दिखाई है, आपको लगता है कि इसका मकसद पाकिस्तान को थ्रेटन करने से कहीं ज़्यादा ये है कि वो जो अपनी पार्टी की गिरी हुई साख है भारत के अंदर उसको बहाल करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं है, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इस धमकी को संजीदा लेने की ज़रूरत है, वक्त है ये? सिर्फ पानी बंद करना नहीं, सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करना नहीं, बल्कि पुलवामा और पहलगाम के बाद पाकिस्तान पे हमले करने के भी वो सियासी फ़ायदे हासिल करना चाहते हैं। जी जी। वो तो हमेशा रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के इस मामले पे जो अब तक का कंडक्ट है, गोया कि सफारती महाज इस मामले को हाईलाइट करना बड़ी अच्छी बात है। बिलावल साहब ने आज आके बड़ी तकारीर की कि जी जहाँ जहाँ हम गए पीछे पीछे हमारे भारतीय वफूद आ रहे थे, लेकिन प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड क्या है आसमा, गोया कि इस वक्त दरियाए झेलम में पानी कम हो चुका है, दरियाए चनाब में पानी का बहाव कम है, तो अमलन तो गोया कि हमारे ख़िलाफ़ जो एक वाटर टेररिज्म है उसका आगाज़ हो चुका है ना। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो सफारती वफूद हैं वो अगर दुनिया भर में अमेरिका से लेकर यूरोप तक घूमते रहे हैं, उनको इस मुआहदे के गारंटर वर्ल्ड बैंक के साथ भी जाके मिलना था, क्योंकि जो गारंटर है वो ये कहता है कि यकतरफा तौर पे इस मुआहदे को कोई एक मुल्क मुअत्तल नहीं कर सकता और इसमें अगर कोई तब्दीली भी लानी है तो दोनों फरीकैन की मर्ज़ी के बगैर इस मुआहदे को अमेंड भी नहीं किया जा सकता। तो मैं समझता हूँ इस बात को समझने से कासिर हूँ कि हमारे जो वफद है वो वर्ल्ड बैंक के पास क्यों नहीं गया। कहा जा रहा था कि शायद खतूत लिखे जा रहे हैं, कुछ समझने से कासिर हैं कि आबी बजट में तो बढ़ाना चाहिए था ना जी, वो तो रिजर्वायर बनाने के लिए हमारे पैसे बढ़ाने के बजाय कम कर दिए गए। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी जोशीली तकरीरें करना अच्छी बात है, पब्लिक कंजम्पशन के लिए बहुत आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो इकदाम नहीं लिए जा रहे। तो वहाँ से तो आप ही जारियत हो रही है भाई। आप अभी तक ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम जंग करेंगे जंग करेंगे जंग करेंगे, नहीं होना चाहिए। और मेरा ख्याल में कि आप इस मामले पे कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरा ख्याल में जब हम गए थे अमेरिका में भी तो ट्रम्प साहब के साथ भी इस मामले पे कोई हमें डिसाइसिव पोजीशन लेनी चाहिए थी, कश्मीर के मामले पे भी लेनी चाहिए थी कि आपने जंग बंद कराई, हमारा अपर हैंड हो गया था, आपके कहने पे हमने जंग बंद की, लेकिन अब इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए भी आप स्टेटमेंट दें। कम से कम जो बाहर प्रेस टॉक हो रही है उसमें बताएं कि मैंने पाकिस्तान को एक कमिटमेंट दे दी है कि इन दोनों इशूज़ के ऊपर हम भारत के ऊपर दबाव डालेंगे। लेकिन मुझे तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। बाकी अगर आप पैनलिस्ट मेरे और आप खुश हैं कि जनाब बिलावल साहब ने बड़ी तगड़ी स्पीच दे दी है तो मैं भी साथ में क्लैप करूँगा आपके। ज़मीर साहब से पूछ लेते हैं, वैसे खुश तो लग रहे हैं ज़मीर साहब, क्यों खुश हैं भाई आप? नहीं, इतनी बड़ी धमकी दे दी, और वो धमकी किस शय पे कि जो 10 मई को पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान ने किया, खसूसी तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने किया। बट माइंड यू, एवरी डे इज़ नॉट संडे।
तो धमकियां सोच समझ के देनी चाहिए, ये नहीं है। और दूसरा ये कि जंग जो है वो कभी भी किसी भी चीज का हल नहीं होते। आपका इंडस वाटर ट्रीटी रिटन है, आपको एक स्ट्रॉन्ग लीगल टीम भेजनी चाहिए जो इन इश्यूज को समझे और जाके पहले वर्ल्ड बैंक जो कि गारंटर है उससे बात करे और फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन या इंटरनेशनल कोर्ट जो भी हैं उसमें जाके आप चैलेंज करें, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली अगर अब हमारे पास एविडेंस मौजूद है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि नजर नहीं आएगी। एविडेंस हमारे पास ये है कि पानी कम होना शुरू हो चुका हुआ है दरियाओं में। हम जा सकते हैं, हमारे हाथ में फैसला भी हो सकता है, बाद में से क्यों नहीं जा रहे? देखिए अब ये तो मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं जा रहे, हो सकता है तैयारी कर रहे हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एवरी डे पासेस बाय इज अ लेट फॉर द कंट्री। मतलब जो आपको ये कर लेना चाहिए, क्योंकि आइंदा आने वाली आपकी फसलें तबाह हो रही हैं। इस दफा भी बहुत नुकसान हुआ है, एग्रीकल्चर बिल्कुल तबाह होकर रह गया हुआ है। वो तो खैर हमारी अपनी पॉलिसीज की वजह से भी है, लेकिन आइंदा के लिए अगर पानी इसी तरह कम होता गया तो फिर आपकी फसलें बिल्कुल खत्म होती जाएंगी। आपका सबसे बड़े जो है वो क्लाइमेट चेंज के इश्यूज आएंगे एंड इट इज नॉट गोइंग टू इंपैक्ट ओनली पाकिस्तान, इसका इंपैक्ट वर्ल्ड वाइड होगा, क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग का। तो ये इंडिया को समझना चाहिए और देखना चाहिए कि ये किसी के भी बेनिफिट में नहीं होगा। और मैं समझता हूं कि बिलावल भुट्टो साहब ने, ठीक है, जज्बाती तकरीर है कि हम जंग करेंगे और फिर 6 के 6 दरिया ले लेंगे, अगर हम इतनी ताकत रखते हो तो ठीक है, 100 बिस्मिल्लाह आप करें, लेकिन बात यह है कि आपको इन चीजों को अब डिप्लोमेटिकली हल करना है। अब डोनाल्ड ट्रंप हमें मतलब 12 मरतबा पाकिस्तान के मुतालिक तो उन्होंने कुछ नहीं कहा जंगबंदी के बाद, इंडिया को 12 मरतबा कह रहे हैं कि जी ट्रेड की तरफ आओ, तुम लोग ये धमकियां देना बंद करो, लड़ाई बंद करो, कश्मीर का मामला सेटल करो, लेकिन प्राइमरीली अब इस इशू पानी का है। कश्मीर है ऑफ कोर्स, वो उसके बगैर हम कुछ भी बात नहीं करेंगे, लेकिन एज वी स्पीक प्राइमरी इशू इज वाटर। ठीक है, और आपने कहा कि उसके लिए ये नहीं है कि उसके लिए डायरेक्ट जो है वो जंग की बात की जाए, जब हमारे पास बहुत सारे ठोस शवाहिद मौजूद हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे जिनका आपने जिक्र किया मौजूद हैं, तो वहाँ जाना चाहिए है, उसके लिए कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बनाई जानी चाहिए। स्ट्रैटेजी अभी तक बनाई गई है, नहीं बनाई गई है? आजम मलिक साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगी, क्यों इसमें इतनी ताखीर की गई है और क्यों, जब इंडिया 6 नहरों की तामीर का 10 साला मंसूबा रखता है जिससे दरिया सिंध का पाकिस्तान का हिस्से का 25% पानी अपने इलाकों में वो ले जाएगा, इस जारहियत के जवाब में पाकिस्तान के पास जो ऑप्शंस है जिनका ज़मीर हैदर साहब ने जिक्र किया है, क्यों हम उन ऑप्शंस को नहीं अपना रहे हैं? और हमारी तरजीहात का हाल ये है आजम साहब कि हुकूमत ने आइंदा माली साल का जो बजट है उसमें पानी के शोबे के तरक्याती बजट में हम देख रहे हैं 28% कमी कर दी है। क्या हो रहा है आजम साहब? और उसके बाद फिर हम कौमी असम्बली में सिर्फ खड़े होकर इस पर बात कर लेते हैं, धमकी दे देते हैं, आपको लगता है काफ़ी है? जी आसमा, इसी चीज को मैं, आपने जो बात की बड़ी खूबसूरत की। आपको पता है कि LWMC लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट एक कंपनी है, उसका बजट 50 अरब रुपया है। और जो वजारत है पानी की, जिसके यासीन भट्टू साहब वजीर ममलिकत हैं, वो बता रहे थे कि उनका बजट सिर्फ 10 अरब रुपए है। यहाँ से तो आपको अंदाजा लगा लें कि गवर्नमेंट की तरजीहात कहाँ पे है। देखें, सिंतास मुआहदे की जो एक तरफा जो मुअत्तली है, मैं समझता हूँ कि इसने एक दफा फिर खित्ते को खतरनाक सूरत हाल पर ला खड़ा किया है। देखें, पाकिस्तान पानी को अपनी बका से जोड़ता है ना। देखें, हमारी बका भी इसी में है, दरियाओं का पानी हमारी ज़रूरी, मौशी और माहौलियाती जिंदगी के लिए नागुज़ीर है। देखिए, भारत का अगर एक तरफा इक़दाम जारी रखता है तो ये सिर्फ मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं है, बल्कि जुग्राफियाई जा रही है, तस्वर कर रहे हैं हम लोग। ऐसी सूरत हाल में जो ज़मीर साहब ने बात की कि हम क्या नहीं कर रहे, या आपने भी इसके ऊपर जिक्र किया है, देखिए ये 2 एटमी क़ुव्वतों के दरमियान जो है वो तनाव बढ़ेगा इसके ऊपर, और एक महदूद तसादम जो है वो एक खुली जंग की तरफ जा सकता है। और कौमी सलामती कमेटी का जो आज का इजलास है, मेरा ख्याल है कि इसी खदशे के पेश नज़र बुलाया गया है कि जहां मुमकिन रद्द अमल, सफारती हिकमत अमली और अस्की तैयारियों के हवाले से जायजा लिया गया होगा। मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन नहीं आपको पता होगी, लेकिन देखें आसमा, अगर भारत ने यही आबी जारियत का सिलसिला जारी रखा तो पाकिस्तान के पास आलमी फोरम्स हैं, उनके साथ साथ एक जारहाना, सफारती और अस्की हिकमत अमली अपनाने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा। खित्ते में अमन की जो जमानत है वो सिर्फ एक जिम्मेदार और मुतवाज़िन रवैये में है। पहले जो ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे ज़मीर साहब फरमा रहे हैं, शराजी साहब भी इसी पे बात कर रहे थे कि ऑप्शंस तो हैं हमारे पास, उनको क्यों हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। काशिफ साहब,
बिलावल भुट्टो ने ज़ाहिर कौमी असम्बली में जो जारहाना खिताब किया है, इससे मसला जो है हाईलाइट तो हुआ है, लेकिन क्या हल की तरफ आप कोई पेशकदमी होते हुए देख रहे हैं? कुछ मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में पाकिस्तान और भारत के अब बिठा सकें, कोई मदद दे सकें? क्योंकि अभी जो फील्ड मार्शल का दौरा हुआ है उसमें भी बड़ी सारी एक्सपेक्टेशंस थी, पाकिस्तान के अवाम को भी थी, दीगर हल्कों में भी बात हो रही थी, लेकिन अभी आपको लगता है कि अभी भी कुछ चांसेस ऐसे हैं कि ट्रंप की मदद ली जा सके इसमें? देखिए, ट्रंप साहब एक अनप्रडिक्टेबल आदमी हैं और उन्होंने सालसी का बेड़ा उठाया। उन्होंने कहा जी मैं 2 एटमी क़ुव्वतों के दरमियान मैंने सालसी करवाई है और मैं चाहता हूँ ये ट्रेड की तरफ आगे आए। और फिर वो तवातुर से एक बात कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है, पाकिस्तान की आवाम से बड़ी मोहब्बत है। बस मेरी तो ये दुआ है कि ट्रंप साहब की ये मोहब्बत कहीं यू टर्न ना ले जाए और अल्लाह करे ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सालसी करवाने में कामयाब हों और ये मामले अच्छे तरीके से रिजॉल्व हों। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमने भी इस तरफ कोई एफर्ट किया? आपने ठीक है बिलावल साहब को लॉन्च किया, बिलावल साहब ने जाकर नैरेटिव दिया, हर चीज़ की। आप ये देखिए कि इस कौम का टैक्सों का पैसा जो है वो किस बेदर्दी से हम लगा रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट अपने दौरे कर रहे हैं, बिलावल साहब अपने कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। और नेट शल हाल ये है कि दरियाओं का मामला हल नहीं हुआ आज की डेट तक। डैम्स का नहीं हुआ, डैम्स का मामला हल नहीं हुआ। हमने ये नहीं सोचा कि कैसे आगे बाकी चीज़ें लेके चलेंगे। सो हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए डोमेस्टिक लेवल पे भी, और उसके लिए हमें थोड़ा सा अपने दौरों शोरों को कम करके पानी की तरफ ही लगा दें, कोई डैम्स की तमीर की तरफ ही लगा दें। कोई पूछने वाला तो हो ना कि भाई सेनेट के चेयरमैन साहब आप जो हर महीने एक दौरा करते हैं क्यों करते हैं, उसका हासिल वसूल क्या है, उसका पैसा जो लगता है वो क्यों लग रहा है? चलें इस पे एक अलग से मेरे ख्याल में प्रोग्राम कर लेते हैं, क्योंकि ये अभी बजट में जो कमी की गई है ना, ये किसी तौर जो है ना ये समझ में आने वाली बात नहीं है, खासतौर पर ऐसी सिचुएशन में जब हमारा भारत के साथ इस तरह का मामला चल भी रहा है सिंतास मायदे को लेकर। नाज़रीन, आज की प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। काशिफ साहब, आज़म मलिक साहब, ज़मीर हैदर साहब, इफ्तिखार साहब आप सर हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल मिलते हैं आपसे दोबारा।